Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I welcome to all of you in my YouTube channel. So आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिगार्डिंग सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क की बात करेंगे तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर JKSB का एग्ज़ाम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, JKSSB एज वेल एज JKPSC एग्जामिनेशंस आर कंसर्नड दिस SARC plays very important role in our syllabus, which is published by Jammu and Kashmir Public Service Commission as well as Jammu Kashmir Service Selection Board. As far as finance sub inspector as well as finance inspector examination is concerned, this is the very important part of our syllabus. So इसके बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे सार्क क्या है और कौन कौन सी कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करती हैं और इसके मेंबर्स कौन से हैं, इसका करंट प्रेसिडेंट कौन है, इसमें कितने मेंबर कंट्रीज़ है, इसमें कितनी ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। तो इसको इन मेंबर्स को हम इजीली कैसे याद रखेंगे, इसका भी हमारे पास यहाँ पे शॉर्ट फार्मूला है, वो आपको मैं यहाँ इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रहा है। तो इसका फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ था, हेडक्वार्टर कहाँ पे है सार्क के, और जो सार्क समिट्स हुए हैं वो कौन सी डेट से स्टार्ट हुए थे और कौन कौन सी जगह पे हुए हैं, कौन कौन सा ईयर इसका इम्पॉर्टेंट था, किस ईयर में कौन सा डेवलपमेंट हुआ सार्क का, और किस कंट्री में कौन कौन से समिट यहाँ पे हमने की है। तो सार्क के रिगार्डिंग हम यहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन लेंगे, यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इसमें देखेंगे, अगर हम यहाँ पर ब्रॉडली देखेंगे, इसमें जो कंट्री मेंबर्स है वो कितने हैं। प्रेजेंटली हमारे पास 8 मेंबर्स है। पहले तो ये 7 मेंबर्स ने इसको एस्टैब्लिश किया था, 7 कंट्री ने इसको बनाया था। बाद में इसका जो फाइनल मेंबर बना था वो बना था, यानी कि वो बना था अफ़गानिस्तान बना था इसका लास्ट मेंबर, यानी 8th मेंबर बना था अफ़गानिस्तान। वो बना था अप्रैल 2007 में लास्ट मेंबर ने ज्वाइन किया था, वो था अफ़गानिस्तान। तो अभी यहाँ पे एक और रिसेंटली यहाँ पे उन्होंने अप्लाई किया है, 2 और कंट्रीज़ ने इसकी मेंबरशिप के लिए, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि सारे कंट्री के लिए 2 कंट्रीज़ ने रिसेंटली यहाँ पे अप्लाई किया था, उनका नाम बताए। उनका नाम है यहाँ पे तुर्की एंड रशिया है, तुर्की एंड रशिया है, याद रखेंगे। इन दोनों ने अप्लाई किया है, अभी फाइनल अप्रूवल मिलना बाकी है, तो याद रखने के लिए आपको इम्पॉर्टेंट है। तो बात करेंगे आगे कौन कौन सा कंट्री इसमें मेंबर बन चुका है, परमानेंट मेंबर कौन कौन सा है। अभी है अफ़गानिस्तान, जो कि लास्ट, अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा विच कंट्री इज़ द लास्ट वन टू ज्वाइन द सार्क एसोसिएशन, तो याद रखेंगे 2007 में यहाँ पे अफ़गानिस्तान ने ज्वाइन किया था। उसके बाद जो हमारे पास अनदर मेंबर कंट्री है वो है बांग्लादेश इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका एस्टैब्लिशमेंट ही बांग्लादेश में किया गया था, इसका प्रेसिडेंट भी बांग्लादेश का ही था। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे भूटान भी था, भूटान भी है इसका मेंबर, हमारा इंडिया भी है इसका मेंबर, ये याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है, हमारा इंडिया भी इसमें है। उसके बाद रहेगा मालदीव्स, उसके बाद रहेगा नेपाल, उसके बाद रहेगा पाकिस्तान, हमारा नेबरिंग कंट्री। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन से इंडिया का कौन सा नेबरिंग कंट्रीज़ इसका मेंबर है, वो रहेगा पाकिस्तान। ऑलमोस्ट सब कंट्रीज़ तो मेंबर है, लेकिन पाकिस्तान ज़्यादा क्लोज रहता है। तो इसके बाद रहेगा हमारे पास फाइनल वाला श्रीलंका भी इसमें इम्पॉर्टेंट मेंबर है। ये साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, यानी कि जो कि लोकल रीजनल एरियाज़ है एसोसिएशन है, उन्होंने ये एसोसिएशन बनाई है फॉर वेरियस पर्पसेस के लिए। हम देखेंगे कि कौन कौन सा इनका मेन पर्पस था जिस वजह से इन्होंने ये एसोसिएशन बनाई थी, इसका मेन मकसद क्या था इसके पीछे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला लेक्चर है, आप बने रहे इस वीडियो में हमारे साथ। चलिए आगे देखते हैं हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इस साउथ एसोसिएशन के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो है, यहाँ पे हमारे पास देखिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसको हम सार्क नाम से जाने जाते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसका सार्क होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फॉर्मेशन अगर इसकी देखेंगे तो सबसे पहले इसकी फॉर्मेशन कब की गई थी, दिसंबर 1985 में की गई थी, दिसंबर 1985 में की गई थी। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बोलिए
इसकी फॉर्मेशन कब की गई थी? वो की गई थी 1985 में। 1985 याद रखेंगे, दिसंबर में की गई थी। भाई द बांग्लादेशी प्रेसिडेंट ज़ियाउर रहमान ने इसका फॉर्मेशन किया था। बांग्लादेश का उस टाइम जो प्रेसिडेंट था ज़ियाउर रहमान, याद रखेंगे ज़ियाउर रहमान जो थे, उन्होंने इसकी एस्टैब्लिशमेंट करी थी। ज़ियाउर रहमान ने इसकी एस्टैब्लिशमेंट करी थी, आप याद रखेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ज़ियाउर रहमान थे, उन्होंने इसकी एस्टैब्लिशमेंट करी थी। तो उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप रहेगा, देखिए हम यहाँ पे सेक्रेटरीट अगर की बात करेंगे, यानी इसके हेड क्वार्टर की बात करेंगे, तो वो रहेगा काठमांडू यानी नेपाल में रहेगा। इसका सेक्रेटरीट पूछा जाता है। बताइए कि सार्क एसोसिएशन का यह सेक्रेटरीट कहाँ पे लाई करता है? वो करता है काठमांडू यानी नेपाल में करता है लाई। उसके बाद बात करेंगे फर्दर, अगर आप इसको, इसका मेन मकसद जो था, इसका साउथ एसोसिएशन का जो मेन मकसद था, वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। एम्स इनके क्या थे, इनका मकसद क्या था इसको बनाने का। फर्स्ट वाला पार्ट की बात करेंगे, प्रमोट पीपल्स वेलफेयर, यानी कि जो कि इस एसोसिएशन में इन कंट्रीज़ के जो भी लोग रहते हैं, जो इन एरियाज़ में लोग रहते हैं, उनका वेलफेयर करें हम, मतलब उनको डेवलप करना है इकोनॉमिकली एज वेल एज पॉलिटिकली। जो भी डेवलपमेंट होगी वो ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, मतलब लोगों की खुशहाली चाहते थे ये। उसके बाद जो यह बनाई गई थी, उसके बाद इसका सोशल, जो सेकंड वाला एम था उनका, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, यानी कि एक दूसरे के साथ भाईचारा, यानी ब्रदरहुड एक तरह से कहेंगे। अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ब्रदरहुड, एक दूसरे मतलब एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहे। कभी कभी अनटुवर्डनेस हो जाती है, कभी किसी को एक्सटर्नल अटैक का डर रहता है किसी कंट्री को, तो वो दूसरे ये सारे कंट्री मेंबर्स उसका सपोर्ट करेंगे। या फाइनेंशियली इकोनॉमिक क्राइसिस हो सकती है, या कभी डिज़ास्टर आ सकते हैं, अर्थक्वेक आ सकते हैं, मतलब कोई भी सिचुएशन होगी तो इसमें मतलब ये सपोर्ट करेंगे, किसको? एक दूसरे को करेंगे ये साउथ एशियन कंट्रीज़। तो इनका थर्ड एम यहाँ पे रहेगा सोशल कम्बैट टेररिज्म, यानी कि टेररिज्म को ख़त्म करना है। टेररिज्म की बुनियाद ही ख़त्म करनी है। मतलब पीसफुल हमें रहना है, पीसफुल कंट्री, पीसफुल नेचर बनाना है। ओवरऑल हमें शांति चाहिए, हमें पीसफुल लाइफ, यहाँ पे हमें सिर्फ डेवलपमेंट की तरफ जाना है। हमें टेररिज्म को कम्बैट करना है, मतलब टेररिज्म को ख़त्म करना है। अगर जहाँ पे भी टेररिज्म है उसको, अगर ज़्यादा है तो उसको कम करना है, जहाँ पे थोड़ा सा है उसको तो यहाँ पे एलिमिनेट ही कर देना है हमें, क्योंकि हमें ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है इस एरिया की। तो ओवरऑल हमें यूरोप कंट्रीज़ एज वेल एज अमेरिकन कंट्रीज़ से हमें कंपटीशन करना था, क्योंकि आलमोस्ट वो ऑलरेडी डेवलप्ड है। हम जो ये साउथ सारे कंट्रीज़ ये आलमोस्ट सबके सब ही अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ मानी जाती है। इनको डेवलपमेंट अगर करनी है तो इनको ये सब एम्स को फॉलो करना पड़ेगा, इनको पूरा करना ही नहीं पड़ेगा, तभी जाके हमारे कंपटीशन यूरोप या अमेरिकन कंट्रीज के साथ कुछ कंफर्टेबिलिटी दिखा सकता है। अदरवाइज़ हम बहुत ही पीछे चल रहे हैं इस टाइम जो करंट सिचुएशन है, क्योंकि हम इन चीज़ों को प्रॉपर्ली अभी भी फॉलो नहीं करते हैं। हमें पूरी तरह इनको अप्लाई करना होगा, तभी जाके हमें आप बोलेंगे कैसे हम इनको अप्लाई नहीं करते हैं। अब आगे जाके आपको पता चलेगा इस लेक्चर में इसमें और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। फोर्थ वाला पॉइंट रहेगा कोऑपरेशन विद डेवलपिंग कंट्रीज़। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है इन सबको आपस में कोऑपरेशन करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इनको कोऑपरेशन करना पड़ेगा, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर ये कंट्री ए है, ये कंट्री बी है, अगर इसके पास कुछ एक्स्ट्रा सोर्सेज है या इसके पास कुछ सोर्सेज की कमी है, तो इसको सपोर्ट करना चाहिए। मतलब अगर ये थोड़ा सा, अगर ये 80% डेवलप है और ये 50% डेवलप है, इसको सपोर्ट करना चाहिए। भाई तू भी डेवलप हो जा, तेरे पास ये रिसोर्सेज नहीं है तो हमारे पास, हम तुम्हें एक्सपोर्ट करेंगे, हम तो हमें इंपोर्ट कर दे, हम तुम्हें एक्सपोर्ट करेंगे। ऐसे मतलब किसी को सपोर्ट करना है। कभी कोई अनटुवर्डनेस हो जाए, कभी किसी को इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाए, तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। मतलब हर साल ये समिट्स होते हैं, मतलब ये मिलते हैं। कभी तो ऑलमोस्ट तो पहले ये 1 ईयर गैप के बाद ही मिलते थे, बाद में जो रिसेंटली ये 2-2 साल या 3-3 साल का भी गैप लेते हैं मिलने के लिए। तो इसमें इनको बताया, समिट पे बताते हैं कि हम लोगों कहाँ की डेवलपमेंट की है, हमने कितना टारगेट अचीव किया है। जो ये टारगेट एक समिट में एस्टैब्लिश करते हैं कि टारगेट देते हैं बंदों को, अपनी कंट्रीज़ को या मेंबर्स को बोलते हैं कि आप यहाँ पे ये टारगेट लेके चलिए, आपको ये पूरा करना है। तो फिर उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं कि हमने कितना अचीव किया और हमें क्या क्या अचीव करना है आगे फॉरवर्ड। तो ये 4 एम्स इसके रहते हैं।
तो फर्दर बात करेंगे, अगर आप इनको ग्राफिकली आप देखना चाहेंगे तो मैं आपको एक बार ग्राफिकली इनको दिखाना चाहूँगा, एक बार आपको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड होगा कि ये कंट्रीज़ कितनी नेबर्स है, किस किस कंट्री का, हमारे इंडिया का कौन कौन सा नेबर है, मैं आपको दिखाऊंगा। मैप में देखेंगे आप ग्राफिकली, आपको अच्छे से बेटर अंडरस्टैंड होगा। ये देखिए हमारे पास है सार्क की कंट्रीज़, इसमें आता है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की बात करेंगे तो अफ़गानिस्तान हमारा यहाँ लाई करता है, यो पाकिस्तान बॉर्डर के साथ आता है। उसके बाद बांग्लादेश की बात करेंगे तो बांग्लादेश यहाँ पे आता है। जो बांग्लादेश की लैंड बाउंड्री है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बांग्लादेश की लैंड बाउंड्री है वो सबसे ज़्यादा मैच करती, वो टच करती है इंडिया के साथ। क्वेश्चन पूछा जाता है विच कंट्री इंडिया शेयर्स द लार्जेस्ट बाउंड्री, विच कंट्री इंडिया शेयर्स द लार्जेस्ट बाउंड्री, तो वो आएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री हमारी मैच होती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा हमारे पास, बांग्लादेश क्यों इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है, ढाका क्यों इंपॉर्टेंट, कैपिटल क्यों बन जाती है इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो एसोसिएशन की फॉर्मेशन की थी, फाउंडेशन ही तो यहाँ पे डाली थी ना, दिसंबर 8 यानी दिसंबर 8 1985। जैसे मैंने अभी आपको बोला, ये डेट आप लिख लीजिए, इसको स्टार मार्क कर दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये ढाका भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे फाउंडेशन करी गई थी, इसकी सार्क की गई थी। किसने करी थी, बांग्लादेशी प्रेसिडेंट था उस टाइम ज़िया उर रहमान थे, उन्होंने यहाँ पे इसकी फाउंडेशन डाली थी। याद कर दीजिए, ज़ियाउर रहमान थे, इन्होंने फाउंडेशन डाली थी, दिसंबर में डाली थी, 8 दिसंबर था, 1985 था। तो स्टार्ट हुआ था यहाँ से, इनकी फाउंडेशन करी थी, 7 मेंबर्स के साथ फाउंडेशन की गई थी। उसके बाद बात करेंगे यहाँ भाई भूटान की। भूटान जो हमारे पास रहेगा, भूटान में आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ हमारे पास भूटान रहेगा। ये देखिए ईस्टर्न पार्ट में, हमारे इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में आता है भूटान, यानी अरुणाचल प्रदेश सिक्किम के पास ही लाई करता है भूटान। तो इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ऑलमोस्ट जो भी ये सारे कंट्रीज़ है इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, इन सब में सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश। क्वेश्चन रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। उसके बाद बात करेंगे इंडिया की। इंडिया तो बना हमारा अपना, भारत यहाँ पे बना है, तो ये है इसका मेंबर। उसके बाद रहेगा नेपाल। नेपाल की बात करेंगे, ये है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे काठमांडू, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। यहाँ पे सार्क का हेड क्वार्टर, जैसे मैंने अभी आप सेक्रेटरीट है, हेड क्वार्टर है यहाँ पे काठमांडू में, नेपाल में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए, स्टार मार्क कर दीजिए। काठमांडू है, काठमांडू है, रिपीट कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है कि सार्क कंट्रीज़ जो भी एसोसिएशन है उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे लाई करता है, नेपाल में करता है। आपको याद रहेगा, यहाँ से चाइना आता है, यहाँ से नेपाल आता है, हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे लाई कर नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर होती है, तो हेड क्वार्टर भी रहेगा सार्क का नेपाल में। उसके बाद बात करेंगे मालदीव्स की। बात करेंगे तो साउदर्न पार्ट में रहेगा, यहाँ पे आइलैंड की शेप, आइलैंड से सेपरेट होता है, यहाँ पे हमारे पास सेपरेट होता है। अगर यहाँ पे हमारे पास बे ऑफ बंगाल रहेगा, बे ऑफ बंगाल रहेगा, हमारे पास आइलैंड रहेंगे, यहाँ पे लक्षद्वीप रहेगा, यहाँ पे श्रीलंका रहेगा। श्रीलंका को सेपरेट करता है, पालक से ट्रीट करती है, पालक से ट्रीट करती है, और गल्फ ऑफ मन्नार करती है इनको सेपरेट। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। बोलिए श्रीलंका और इंडिया के बीच में कौन सी स्ट्रेट लाई करती है, वो है पालक स्ट्रेट। अगर बोलेंगे इंडिया और श्रीलंका को कौन सी गल्फ पार्ट डिवाइड करती है, इनको सेपरेट कौन करती है, मतलब वो है गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार याद रखेंगे, आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रहा मालदीव्स हमारा, ये है आइलैंड, ये हमारे साउदर्न पार्ट में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान की, जो कि हमारा नेबरिंग कंट्री है, हमारे वेस्टर्न पार्ट में इसके साथ बाउंड्री मैच होती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पाकिस्तान हमारा लाई है, जो इंडस रिवर आता है, जो कि इंडस रिवर यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर वगैरह से, हिमाचल प्रदेश से पास होके पाकिस्तान में जाता है। जो इंडस रिवर है, जो यहाँ हमारा चाइना यानी तिब्बत से यहाँ पे इसकी ऑरिजिनेशन होती है, तिब्बत से ऑरिजिनेट होके इंडस हमारा जम्मू एंड कश्मीर से होके यहाँ पे जा गुज़रता है, पाकिस्तान में जाता है। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 की याद कीजिए। इंडस वाटर ट्रीटी यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे पाकिस्तान की, यहाँ पे इंडस वाटर ट्रीटी में जो इंडस, चिनाब और झेलम, ये इसका वाटर यहाँ पर यूज़ करना होगा पाकिस्तान को।
रवि, ब्यास और सतलुज की जो ट्रिब्यूट वाटर है वो उसका यूज़ करता है इंडिया। याद रखेंगे कौन कौन से रिवर्स पाकिस्तान की यूज़ के लिए रखेंगे और जो इंडिया की यूज़ के लिए रखे गए वो कौन कौन सा रिवर है, वो तो आपको आईसीजी और आरबीएस की शॉर्ट फॉर्म में याद रखना पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक यहाँ पे इनका जो ऑब्जर्वर रहता है वो रहता है वर्ल्ड बैंक। कोर्स किसके दरमियान हुआ था, वो हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के दरमियान और पाकिस्तान के अयूब खान के साथ। अयूब खान ने ये किया था एग्रीमेंट, वाटर इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया था। वर्ल्ड बैंक यहाँ पर ऑब्जर्वर रहता है, यानी कोई भी डिस्प्यूट रहेगा तो दोनों वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे कि ये देखिए हमारे इनके साथ डिस्प्यूट हो रहा है, हमें इस रिवर का पानी यूज़ करना था बट ये हमें यहाँ पे रोक रहे यूज़ करने से। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा एग्जाम। तो ये तो बात हो गई इंडस वाटर ट्रीटी की, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे इंडस वाटर ट्रीटी हमने जो की थी वो थी 1960 में, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रेसिडेंट अयूब खान के साथ हुई थी। तो उसमें गारंटर रहा था वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक उसमें गारंटर रहा था। उसके बाद जो हमारे पास फाइनल कंट्री रहेगी वो रहेगी श्रीलंका। श्रीलंका यहाँ पे मैंने आपको भी बताया श्रीलंका को कौन सा परेड कर रहा है, पालक स्ट्रीट रहती है और गलप अप मना रहता है इंडिया और श्रीलंका के दरमियान। ये तो हो गए मेंबर कंट्रीज़ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब फर्दर बात करेंगे यहाँ पे हमारे पॉइंट्स ऑफ कौन सी शॉर्ट फॉर्म है जिससे हमें याद रहेंगे, ये नाम कैसे रहेंगे या तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि डिकेड 2001 टू 2010, ये 10 सालों को डिकेड ऑफ द राइट ऑफ चाइल्ड इन्होंने बताया। जो 2001 से 2010 तक लेके डिकेड बन जाता है उसको नाम दिया गया था डिकेड ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, यानी बच्चों का राइट्स का डिकेड उसको नाम दिया गया था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलेंगे कि सर कंट्रीज़ का डिकेड ऑफ द राइट्स ऑफ चाइल्ड कौन से डिकेड को कहा जाता है, आपको बोलना है 2021 टू 2001 टू 2010 को डिकेड ऑफ द राइट्स ऑफ चाइल्ड कहा जाता है। उसके बाद बात करेंगे SAFTA यानी कि साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया, यानी कि साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया ये स्टार्ट किया गया था, बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 2006 से। साउथ एशिया फ्री ट्रेड यानी साउथ एशिया में फ्री ट्रेड होगा, कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे, यहाँ से टैक्सेस नहीं लगेंगे, वहाँ से यहाँ जाने का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। इससे पहले जो रिस्ट्रिक्शन थी वो हटाई गई थी, फ्री ट्रेड कर दिया गया था सारे कंट्रीज़ के दरमियान। जनवरी 2006 से ये अप्लाई किया गया था। उसके बाद एक और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है मैमून अब्दुल गयूम। ओनली मालदीव्स के वो प्रेसिडेंट थे जिन्होंने पहले 14th जो सार्क समिट्स में कंटिन्यूसली उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। पहले 14th जो सार्क समिट्स हुए थे उनमें से उन सब में पार्टिसिपेट किया था मालदीव्स प्रेसिडेंट मैमून अब्दुल गयूम साहब ने यहाँ पे 14th सार्क समिटीज़ में कंटिन्यूसली पार्टिसिपेशन किया था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करेंगे सार्क समिटीज़ यानी कि इनकी मीटिंग कहाँ पे हुई थी। सबसे पहले बात करेंगे पहली वाली कहाँ पे हुई थी, वो हुई थी 1985 में बांग्लादेश यानी ढाका में हुई थी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे पहले समिट कहाँ हुई थी। उसके बाद दूसरी समिट की बात करें 1986 में, थर्ड वाली 1987, फोर्थ वाली 1988, यानी हर साल के बाद ये समिट होती थी। दूसरी वाली थी इन्होंने बेंगलोर यानी इंडिया में की थी। थर्ड वाली इन्होंने काठमांडू में करी थी यानी नेपाल में करी थी। फोर्थ वाले इन्होंने इस्लामाबाद पाकिस्तान में करी थी। उसके बाद हमारे पास बहुत सारे चलती रही। अभी जो लेटेस्ट हमारी समिट फाइनल हुई थी वो समिट हुई थी यहाँ पे कोलंबो में यानी कि श्रीलंका में 2021 में ये हेल्ड हुई थी। उसके बाद 18 जो हुई थी वो हुई थी काठमांडू में 2014 में हुई थी। और 19 की यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बन जाती है, क्यों बन जाती है, क्योंकि 2016 में ये शेड्यूल था इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान में, बट पोस्टपोन कर दिया। इंडिया ने यहाँ पे जाने से इनकार किया था। आलमोस्ट सभी सारे कंट्रीज़ ने वहाँ जाने से मना कर दिया, वहाँ उन्होंने रिजेक्ट कर दिया वहाँ जाने से, क्योंकि वहाँ पोस्टपोन इसलिए किया गया था जो उरी अटैक 2016 में हुआ था, उस वजह से इंडिया ने बाइकआउट किया था वहाँ जाने से। तो ये पोस्टपोन कर दी गई थी, ये समिट हेल्ड ही नहीं हुई थी। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मकसद था वो था कम्बैट टेररिज्म, बट यहाँ पे टेररिज्म का बात फिर से आ गई। तो ये एम यहाँ पे रिजेक्ट हुआ था, इसको यहाँ पे फॉलो नहीं किया गया था। तो इस वजह से ये
सब लोगों ने यहाँ पे मना किया वहाँ जाने से, मतलब उन्होंने यहाँ पे एक एक किस्म का यहाँ पे इनके साथ बहुत बड़ा, मतलब उनको ये डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला कि अगर हम यहाँ पे पीसफुल नेशन चाहते हैं, पीसफुल कमेटी बनाई है हमने, अगर हमारा एम है कि हमें वेलफेयर चाहिए लोगों का, बट यहाँ पे जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं कौन रेस्पॉन्सिबल इसके लिए, वो तो सेकेंडरी क्वेश्चन है, बट हमारा तो यहाँ पे कॉम्बैट टेररिज्म करना है, हमें पीपल का वेलफेयर करना है। बट हमें इस बात का बहुत दुख है कि यहाँ पर अटैक हो रहे हैं, तो इसलिए हम इसको पोस्टपोन कर रहे हैं, हम यहाँ पे नहीं जाएंगे। उन्होंने एहतजाज किया था, वो इसलिए पोस्टपोन कर दी गई थी। फर्दर बात करेंगे, ये तो रहे समिट्स की बात। उसके बाद रहेंगे समिट्स भी आके एग्ज़ाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है 1985 में कहाँ पे हेल्ड की गई थी, 1986 में कहाँ पे हेल्ड करी गई थी, लेकिन हमारे पास जो लेटेस्ट है वो कोलंबो में हुई थी, तो ये याद रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है आपका। उसके बाद बात करेंगे जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो तुर्की और एशिया का तो मैंने आपको बताया कि इसमें अप्लाई कर दिया है इन्होंने, बट अभी फाइनल अप्रूव बाकी है। उसके बाद सार्क में 8 मेंबर परमानेंट रहते हैं और 9 ऑब्जर्वर स्टेट रहते हैं। ऑब्जर्वर स्टेट कौन कौन रहता है? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ईरान, जापान, यूएस, म्यांमार, मॉरिशस, यूरोपियन यूनियन एंड कोरिया रहता है। ये 9 मैम ऑब्जर्वर स्टेटस रहते हैं, इस पर नज़र रखते हैं कि मतलब इनको सपोर्ट करते हैं कि इनका जो फंक्शन है वो नॉर्मल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इनको सपोर्ट की ज़रूरत होगी कि भी, तो ये सपोर्ट भी करते रहते हैं इनको। उसके बाद जो फर्स्ट सेक्रेटरी थे सार्क के वो थे अब्दुल हसन, बांग्लादेश के थे। अब्दुल हसन बांग्लादेश के, जो आपको याद रखना पड़ेगा फर्स्ट सेक्रेटरी कौन थे सार्क के, वो थे अब्दुल हसन। उसके बाद रहेंगे करंट सेक्रेटरी कौन है, वो है एस्ला रुवान, श्रीलंका के हैं। इन्होंने 1 मार्च 2020 से यहाँ पे इन्होंने ऑफिस को चार्ज लिया है। उन्होंने इसाला रुवान को याद रखेंगे, या बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है करंट सेक्रेटरी कौन है सारे के, तो आप बोलेंगे इसाला रुवान, या कि श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। अब फाइनल बात करेंगे यहाँ पे हमारे शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो याद रखने के लिए ये ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ सार्क कंट्रीज, सार्क एसोसिएशन। हाँ, वहाँ पे नाम दिया होगा, तो आपको वहाँ पे पिक करना है, आपको सिलेक्ट करना है कौन कौन सा इसमें एसोसिएशन में परमानेंट मेंबर है। बोला अगर आपको शॉर्ट फॉर्म की याद रखनी है, वो है MBBS पेन्स, PAIN पेन, MBBS पेन, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। MBBS यानी कि डॉक्टर्स डिग्री होती है, पेन यानी थोड़ी सी तकलीफ़ होती है। MBBS पेन को याद रखेंगे, MBBS पेन, MBBS डॉक्टर्स डिग्री, पेन थोड़ी सी तकलीफ, मतलब आपको याद रखने के लिए ये ट्रिक बनाई गई है। अगर आप M की बात करेंगे तो मालदीव्स आएगा, अगर दूसरे B की बात करेंगे तो बांग्लादेश आएगा, अगर B की बात करेंगे तो भूटान आएगा, अगर S की बात करेंगे तो श्रीलंका होता है, अगर P की बात करेंगे तो पाकिस्तान होता है, अगर A की बात करेंगे तो अफ़गान होता है, अगर I की बात करेंगे तो इंडिया होता है, N की बात करेंगे तो नेपाल होता है। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक भी समझ में आई होगी। मैंने आपको क्या बताया कि शॉर्ट ट्रिक की फॉर्म में हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे MBBS पेन, M से आता है MBBS, M से आता है मालदीव्स की कैपिटल है मेल। उसके बाद आता है B से आता है बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। उसके बाद आता है B से आता है भूटान की कैपिटल है थिम्पू। उसके बाद आता है S से आता है श्रीलंका की कैपिटल है सर जयावर्धना कैपिटल है, कैपिटल भी कभी कभी पूछा जाता है। उसके बाद आता है पेन, MBBS पेन। P से आता है हमारे पास पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। A से आता है हमारे पास अफ़गानिस्तान, लास्ट वाली कंट्री थी जिसने यहाँ पे ज्वाइन किया था, इसकी कैपिटल है काबुल। उसके बाद बात करेंगे आई से आता है इंडिया का कैपिटल है आपको न्यू दिल्ली। उसके बाद आता है N से आता है नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। MBBS पेन को याद रखिए, आपको शॉर्ट इजीली बहुत याद, दो बार रिपीट करेंगे तो इजीली आपको याद रहने वाला है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है।
तो ये हो गई शॉर्ट फार्म सारे कंट्रीज़ को याद रखने की। उसके बाद बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैंने लिया है, एग्ज़ाम में पूछा गया, JK SSB ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम के लिए ही इंपॉर्टेंट रोड है, ऑल ओवर नेशनल लेवल में भी ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। पॉइंट क्या है, ये होता है नॉर्थ पोल, ये होता है साउथ पोल, बहुत ज़्यादा एक्सटेंड होते हैं। ये नॉर्थ का एक्सटेंड होता है, एक्सट्रीम एंड होता है, ये साउथ का एक्सट्रीम एंड होता है। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल में कौन सा बंदा था वो जो सबसे पहले गया था, नॉर्थ पोल में कौन सा बंदा था पूछा जाता है, फर्स्ट एक्सपीडिशन, उसको एक्सपीडिशन कहते हैं, मतलब जाने वाले को एक्सपीडिशन कहते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट पे एक्सपीडिशन की जाती है, वहाँ पे सबसे पहले कौन जा गया था उसका नाम बताइए। इस तरह नॉर्थ पोल में कौन गया था सबसे पहले, वो गया था अमेरिका के गए थे। आर्कटिक एक्सप्लोरेशन क्या एक्सपीडिशन कहते हैं उसको, आर्कटिक सर्कल उसको कहते हैं। जो नॉर्थ पोल का एक्सट्रीम एंड होता है उसको आर्कटिक एंड कहते हैं, वो नॉर्थ पोल उसी को कहते हैं। वहाँ पे गए थे सबसे पहले रॉबर्ट परी गए थे वहाँ पे, जो अमेरिका से बिलोंग करते थे, US से बिलोंग करते थे। वो US नेवी में काम करते थे। बहुत ही कंट्रीब्यूशन रहा है इन्होंने फर्स्ट टाइम एक्सपीडिशन किया था नॉर्थ पोल को, वो थे रॉबर्ट पारी। उसके बाद साउथ पोल की बात करेंगे तो फर्स्ट एक्सपेडिशन किसने करी थी, वो करी थी, ये देखिए यहाँ पे किसने करी थी मैं आपको बताऊंगा। और साउथ पोल में सबसे पहले फर्स्ट एक्सपेडिशन किसने करी थी, वो थी रूल्ड एमंडसन ने की थी, रूल्ड एमंडसन जो कि नॉर्वेयन थे, यानी कि नॉर्वे कंट्री से बिलोंग करते थे। बोर्गे सिटी में रहते थे, वो बोर्गे सिटी में रहते थे, नॉर्वे कंट्री से बिलोंग करते थे। उन्होंने एंटार्कटिक एक्सप्लोरेशन की थी। नॉर्थ ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल को हम एंटार्कटिक एक्सप्लोरेशन बोलते हैं, नॉर्थ पोल को हम आर्कटिक एक्सप्लोरेशन बोलते हैं। नॉर्थ पोल में कौन गए थे सबसे पहले, अब आपको याद रहा होगा, वो गए थे पहले रॉबर्ट पेरी गए थे, जो कि अमेरिका के थे। साउथ पोल में कौन से गए थे, वो गए थे रूल्ड एमंडसन आप याद रखेंगे, जो कि नॉर्वे के थे। रूल्ड एमंडसन मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इनका फिज़िकल मतलब इनकी शेप आपको देखना है, आपकी फिगर देखना है, आपको इनको याद रखना है, इनको फिज़िकली, इनको यहाँ पर ग्राफिकली आपको इनकी इमेज देखनी होगी तभी आपको याद रहेगा। ये देखिए हमारे पास है रॉबर्ट पेरी, जो कि अमेरिका के थे। इन्होंने नॉर्थ एक्सपेडिशन किया था। इनका देखिए आप मतलब कितने ठंड में रहते थे, तो इनको कपड़े वगैरह भी देखिए कैसे पहने हुए हैं इन्होंने, और इनकी फ़िगर वगैरह भी देख सकती है आप। रॉबर्ट पेरी है इनका नाम। इन्होंने अमेरिका ये नॉर्थ एक्सपेडिशन, इन्होंने आर्कटिक एक्सपेडिशन करी थी सबसे पहले, US नेवी में ये काम करते थे। उसके बाद हमारे पास है रूल्ड एमंडसन, जो मैंने आपको बोला, इन्होंने साउथ एक्सपेडिशन, नॉर्वे के बिलोंग करते थे, साउथ एक्सपेडिशन इन्होंने किया था। रूल्ड एमंडसन जो बहुत ही कंट्रीब्यूशन रहा है इनका, सबसे पहले बंदे वो रहे जो साउथ यानी एंटार्कटिक एक्सपेडिशन किए थे। आप सोच सकते हैं एंटार्कटिक में कितनी ठंड रहती है, तो ये कैसे सर्वाइव किया होगा वहाँ पे। बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ी मतलब स्ट्रेंथ इन्होंने यहाँ पे दिखाई है, बहुत हिम्मत का काम दिखाया है इन्होंने, इसलिए इनको कंट्रीब्यूशन ही बहुत रिमार्केबल रहा है हिस्ट्री में ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इनको इनका वो योगदान बहुत रहा है, मतलब इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा किया है। तो इनका नाम भी इसलिए पॉपुलर रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में, और आज तक रहा है और हमेशा ही रहेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने जाना कि सार्क कंट्रीज़ क्या होती है, सार्क क्या होता है, इसका समिट वगैरह कहाँ पे हुई है, तो इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था, सेक्रेटरीट कहाँ पे है, और कौन कौन से इसके मेंबर कंट्रीज़ है, परमानेंट मेंबर कौन सा है, ऑब्जर्वर स्टेट कौन सा है, और फिर देखा हमने इनको याद रखने का शॉर्ट फार्मूला भी हमने देखा। उसके बाद लास्ट कंट्री कौन सी इसने ज्वाइन की, उसके बाद हमने देखा यहाँ पे थोड़ा रिलेटेड नॉर्थ पोल और साउथ पोल में सबसे पहले एक्सपेडिशन किसने करी थी, तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कंटेंट मैंने आपके लिए बहुत ही एनालाइज करके रिवाइव करके लाया है, तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मैक्सिमम लाइक्स करें और अपनी कमेंट्स शेयर करें, तो हमारे सजेशन, आपकी सजेशन का इंतज़ार रहेगा। फर्दर इस फ़िलहाल में अभी के लिए इतना ही, तो मिलते हैं दूसरे लेक्चर में कुछ नया इंपॉर्टेंट लेके। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।